2 सीटों से कम नहीं मिलनी चाहिए, कम से कम 2 सीटें तो हमें चाहिए। रुख है वो एनडीए से अलग रहा है, इसको लेकर मुझे लग रहा है कि ये आखिरी दौर की बातचीत है और उसके बाद फिर कभी बातचीत नहीं होगी, ये कहना है चिराग पासवान का। और ये बयान उनका तब आया जब झारखंड में सीट बंटवारे पर बात बन गई है। तो क्या वाकई अब जो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे चिराग पासवान, ये आखिरी गठबंधन है? उसके बाद क्या चिराग पासवान का अब अलग ही कुनबा तैयार होगा और क्या चिराग पासवान अब एनडीए के साथ मिलकर नहीं चलेंगे? क्योंकि झारखंड में जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी को एक सीट पर उतारा गया और यहाँ पर देखा भी जा रहा था कि चिराग पासवान को लगातार भारतीय जनता पार्टी एक तरफ करने की कोशिश कर रही थी, और ऐसे में चिराग पासवान ने ये बयान देकर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल अपने दर्शकों को मैं बताऊं कि झारखंड में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने अगर ये कहा है तो क्या अब आगे एनडीए के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या है झारखंड चुनाव से पहले का माहौल, और क्या आने वाले समय में चिराग पासवान अगर एनडीए घटक दलों का हिस्सा नहीं रहते तो चिराग पासवान क्या विपक्ष के साथ मिलेंगे? इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस नाम आपने सुना होगा। ये तमाम विपक्षी पार्टियों को मिलाकर एक गठबंधन तैयार किया गया है और इसी गठबंधन का हिस्सा क्या चिराग पासवान बनेंगे? लेकिन क्या अगर देखा जाए तो चिराग पासवान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान है, उनकी अकड़ को तोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि कहा कि सीट तो एक ही देंगे, अगर लड़ना है तो ठीक है, नहीं तो अपना रास्ता अलग बनाइए। तो चिराग पासवान मजबूर, उन्होंने कहा ठीक है एक सीट आपने दे दी, लेकिन ये आखिरी दौर की बैठक है, ये आखिरी दौर के गठबंधन है, इसके आगे का रास्ता अलग होगा। और जो सीट दी गई है वो सीट है चतरा सीट। अब क्या चिराग पासवान की जो बगावत थी, हम कहें वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि बगावत तब होती है जब आप पार्टी के साथ जुड़कर काम कर रहे होते हैं, और अगर आप विरोधी पार्टियों के साथ चले जाते हैं तब बात अलग हो जाती है, ओपोजिशन की हो जाती है। सिराज हमारे साथ मौजूद हैं। सिराज, बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा बयान चिराग पासवान का सामने आया है, और चिराग पासवान ने जिस तरीके से ये बात कही है, क्या माना जाए कि एनडीए का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब टूटने वाला है? और चिराग पासवान के सुर बहुत पहले से नजर आ भी रहे थे कि वो एनडीए के साथ मिलकर ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से चिराग पासवान का रुख रहा है लोकसभा चुनाव के बाद से कई मौक़ों पर वो उनका जो रुख है वो एनडीए से अलग रहा है। इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि क्या चिराग पासवान भविष्य में जो है बगावत करते हुए नजर आएंगे। आप देखिए सीट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से झारखंड में दावपेच फंसता हुआ नजर आ रहा था, हालांकि उन्हें एक सीट ज़रूर मिली जैसा कि आपने बताया, लेकिन अब देखा जाए तो नायब सिंह सैनी ने, जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनी है, यहाँ पर देखा जाए तो हरियाणा में पहली बैठक में नायब सिंह सैनी ने सीधे तौर पर कहा है कि जो कोटे में कोटा का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उसको कहीं ना कहीं अब हरियाणा में लागू किया जाएगा, और ये वो फैसला है जिसकी खिलाफत करते हुए सीधे तौर पर चिराग पासवान नजर आए थे, जिन्होंने खुले तौर पर बयान दिया था कि अगर आरक्षण और संविधान से खिलवाड़ होगा तो मैं किसी भी गठबंधन में रहूं, किसी भी पद पर रहूं, मुझे पद को लात मारने में जरा भी देरी नहीं लगेगी। तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं आरक्षण और दलितों के सहारे जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, इसको देखते हुए माना जा रहा है कि कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान बगावती तेवर अपना सकते हैं। आपने देखा होगा हाल ही में जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान हुआ था, उसका समर्थन चिराग पासवान ने किया था, और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि ये फैसला लागू नहीं होगा। लेकिन वहीं जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हरियाणा में बनती हुई नजर आती है तो कहीं ना कहीं फिर नायब सिंह सैनी पहली बैठक में ऐलान कर देते हैं कि ये फैसला जो है वो लागू होकर रहेगा। तो अब देखिए किस तरीके से परिस्थितियाँ बदलती हुई नजर आती है, और मुझे लगता है चिराग पासवान की जिस तरीके से रणनीति रहती है और जिस तरीके से उनके फैसले रहते हैं, खासतौर पर अल्पसंख्यक यानी जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, उनको साधने के लिए चिराग पासवान कई मौकों पर जो है केंद्र सरकार से भिड़ते हुए नजर आए हैं। सिराज, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, ये चिराग पासवान के ही बोल हैं कि मैं
नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूं और जब तक केंद्र में मोदी जी सत्ता पर रहेंगे मैं उनके साथ उनसे अलग नहीं होऊंगा। लेकिन अब इस तरीके का बयान सामने आना कि शायद ये आखिरी गठबंधन है, इसके बाद गठबंधन नहीं होगा, तो क्या माना जाए कि बात बहुत बड़े हद तक बिगड़ चुकी है और अब चिराग पासवान के जो बोल हैं वो ये बता रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर नहीं चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो ऑपोजिशन के साथ मिलते हैं, इंडी गठबंधन का हिस्सा बनते हैं, तो क्या बीजेपी के लिए वो परेशानी खड़ा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी हो या कोई भी नेता हो, अगर किसी पार्टी के साथ गठबंधन में रहता है, अगर वो गठबंधन टूटता है तो जाहिर सी बात है पार्टी को ज़रूर नुकसान होता है। और आप देखिए बिहार में तो ऐसे हालात है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने दम पर सरकार बनाया ही नहीं है। और जिस चिराग पासवान को बीजेपी नीतीश कुमार के आगे जो है खड़ा करना चाहती थी, आज वही चिराग पासवान अलग रणनीति अपना रहे हैं, अलग नीतियों के साथ चल रहे हैं और कई मौक़ों पर वो विरोध कर चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार उनके साथ ज़रूर है। आप देखिए कि बिहार में बीजेपी ने बिना नीतीश कुमार के कभी भी सरकार नहीं बनाई है, तो आप समझिए कि बिहार में परिस्थितियां किस तरीके से बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे समय पर जब नीतीश कुमार उनके साथ है और केंद्र में भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के भरोसे जो सत्ता है, जो सरकार है, वो चलती हुई नजर आ रही है। और चिराग पासवान को जिस तरीके से बीजेपी ने आगे किया, अगर वो कहीं ना कहीं गठबंधन तोड़ लेते हैं, वो आंख दिखाते हैं, तो फिर बीजेपी की जो सालों की मेहनत है उस पर पानी फिरता हुआ नजर आएगा। और देखिए लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पशुपति पारस को दरकिनार किया गया, इससे साफ पता चलता है कि चिराग पासवान की काबिलियत कितनी है बिहार की राजनीति में। भले ही उन्होंने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि उनका जनाधार बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से उनकी नीति है कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनको साथ लेकर चलते हैं, दलितों के लिए आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो बिहार में कह सकते हैं कि नए विकल्प के तौर पर ज़रूर पेश हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार हो या फिर आरजेडी हो या बीजेपी हो, तमाम जो पार्टियां हैं उनकी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हालांकि देखना होगा चिराग पासवान का रुख क्या रहता है जब हरियाणा में बीजेपी ने ये कोटे में कोटा का जो प्रावधान है इसको लागू करने का फैसला लिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और बिहार में नए विकल्प पर बात सिराज ने की है और बिहार में एक नया विकल्प, एक नया नाम प्रशांत किशोर का भी है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले माहौल क्या है, जो सीट बंटवारा हुआ है वो सीट बंटवारा किस हिसाब से किया गया है और क्या वाकई जो सीट दी गई है एलजेपीआर को वो सीट उनको देना उस लिहाज से ठीक था। देखिए सबसे बड़ी बात और अहम बात जो देखने को मिलती है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 68 सीटों पर मैदान में है। उसके बाद आजसू यानी कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, इनके 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड, जिन्हें 2 सीटें दी गई हैं। एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी आर 1 सीट दी गई है और 1 सीट है चतरा सीट। जी हाँ, चतरा सीट की बात करें तो चतरा सीट जो है वो एससी के लिए आरक्षित है। यह सीट पासवान जाति बहुल है। इस सीट से चतरा के पूर्व विधायक जनार्दन पासवान हैं। पासवान ने दिल्ली में लोजपा का दामन थाम लिया। और अपने दर्शकों को मैं बताऊं कि झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के साथ जनार्दन पासवान ने पार्टी की सदस्यता ली है, फिर चिराग पासवान से मुलाकात की है और अपनी दावेदारी चतरा सीट से वो पेश करते नजर आ रहे हैं। तो ये मोटा मोटा आंकड़ा झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले का जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर तय किया है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात ये देखने को मिल रही है कि क्या वाकई चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से साइडलाइन कर रही थी और चाचा पशुपति पारस को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा था, ये बात पहले ही पता लग गई थी चिराग पासवान को। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि अब वो एनडीए के साथ घटक दल का जो हिस्सा है, एनडीए घटक दल, उसका हिस्सा नहीं रहेंगे। और बहुत बड़ी बात इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि मौजूदा समय के अंदर झारखंड में जो बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं एनडीए जो कुनबा टूट रहा है, फिर सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 साल की जो बात कही जा रही है कि वो 5 साल तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, कार्यकाल चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि नाराजगी नीतीश कुमार की भी है, क्योंकि सीटें
उनको भी कम दी गई हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर, और सर से लगातार हम चर्चा करते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे विषय, बहुत सारे ऐसे मुद्दे। और झारखंड की बात कर लेते हैं सर। झारखंड से बहुत बड़ी खबर सामने आती है। चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान देकर राजनीति में तहलका ही मचा दिया है। तो क्या माना जाए वाकई एनडीए कुनबा अब टूटने की कगार पर है और चिराग पासवान का अगला बड़ा कदम बीजेपी के लिए अगर हम कहें तो मुश्किलें खड़ी कर सकता है? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार, अगर हम झारखंड के हवाले से ही बात करें तो 3 से 4 सीटें मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने किसी तरह से उनको एक सीट देकर कहा कि भाई आप अभी एक सीट पर लड़ें और बाकी जब आने वाला चुनाव बिहार का होगा तो उस समय हम आपको देखते हुए नजर आएंगे। लेकिन चिराग पासवान की जो हसरतें हैं, जो उम्मीदें हैं, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आती हैं, लगातार प्रवास चलती हुई नजर आती हैं। आप देखिए, वो ना सिर्फ झारखंड में चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाला है उसमें भी वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम मजवा और फूलपुर सीट पर तो मेरे प्रत्याशी नजर आएंगे। तो यहाँ जो उनकी महत्वाकांक्षाएं वो जोर देती हुई नजर आती हैं और लगातार वो अपनी राजनीति को कह सकते हैं कि एक बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि कई मुद्दों के ऊपर जिस तरह से वो बयानबाजी करते हैं, जिस तरह से अपना मत रखते हैं, उससे स्पष्ट होता है कि सिर्फ वो बीजेपी के भरोसे नहीं है, बल्कि अपने आप को, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। अगर देखा जाए जिस तरह 2 से 3 सीटें मांग रहे थे झारखंड में, हालांकि बीजेपी ने जिस तरह से, अगर हम 81 सीटों की बात करें तो लगभग 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जो हम देख रहे हैं कि आजसू है, उसने 10 सीटों के ऊपर उनको दी गई हैं, जेडीयू को 2 और एलजेपीआर को महज 1 सीट दी गई। तो ये जो आंकड़े हैं, इसमें कुछ हद तक कह सकते हैं एक आध सीट और मेरे ख्याल से एलजेपीआर के पक्ष में आ सकती थी, लेकिन फिलहाल उनको 1 सीट दी गई है। अब ये जो आंकड़ा है, इसको बिहार में लेकर अगर हम चलें तो क्या यहाँ 5 सांसद एलजेपीआर के हैं, तो क्या उस आधार पर बीजेपी उनको कम से कम 50 सीटें देती हुई नजर आएगी? और हालांकि चिराग पासवान की तरफ से तो 100 सीटों की बात की जाए, लेकिन अगर 50 सीटें भी उनको मिलती हैं तो ये चिराग पासवान के लिए बड़ी बात हो सकती है और बीजेपी के लिए मुश्किलों भरी बात हो सकती है कि यहाँ पर जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी, खुद बीजेपी कितनी सीटों पर आएगी और भी उनके जो सहयोगी दल हैं उन्हें कितनी सीट वो देते हुए नजर आएंगे। तो कई तरह के सवाल हैं जो उठ के सामने आए, लेकिन जिस तरह चिराग पासवान लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, अपना हक लगातार मांग रहे हैं और उनको मिल भी रहा है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लगातार जो सहयोगी दल हैं वो बीजेपी से काफ़ी हद तक उनके ऊपर दबाव बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भी अगर हम देखें तो चाहे जयंत चौधरी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल हों, या फिर ओपी राजभर हों, संजय निषाद हों। संजय निषाद तो खुलकर कह रहे हैं कि भाई हमें 2 सीटों से कम नहीं मिलनी चाहिए, कम से कम 2 सीटें तो हमें चाहिए। जयंत भी 3 सीटों की मांग कर रहे हैं, ओपी राजभर भी चाहते हैं कि 1 सीट हमें मिल जाए, अनुप्रिया पटेल भी ये बात कह चुकी है। तो यहाँ बीजेपी के लिए इस स्थिति को संभालना आसान नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों के ऊपर चुनाव है, कह सकते हैं कि उपचुनाव है। इस तरह से हम देख रहे हैं बिहार में भी 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव है और जो 4 सीटें हैं उसमें से 1 सीट जो इमामगंज की है वहाँ पर भी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में तकरार होती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी के लिए जो सहयोगी दल है उनको संभालना मुश्किल है और यहाँ पर लगातार जिस तरह से चिराग पासवान हर एक मुद्दे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि अपने आप को ज़्यादा कह सकते हैं बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, ताकि किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहें और उनका कद बिहार समेत तमाम जगह पर मजबूत होता हुआ दिखाई पड़े। सर, क्या एक बहुत बड़ी वजह है चिराग पासवान का एनडीए के खिलाफ इस तरीके की बात करना? और जो चिराग पासवान ये कह रहे थे कि मैं पीएम मोदी का हनुमान हूं, और थोड़ा पीछे अगर हरियाणा की तरफ भी जाते हैं तो अनिल विज का भी ये बयान सामने आता है, मैं तो चौकीदार हूं, जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो मैं उसको निभाऊंगा। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि पार्टी के नेता बगावत नहीं करते दिखाई देते, लेकिन इस तरीके की जो बयानबाजी है उसके बाद जो उनका अगला कदम होता है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि ये एक बहुत बड़ा संकेत कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान के बारे में ये भी कहा जा रहा था, लगातार खबरें भी थीं कि जो मंत्रालय उनको मिला है उससे वो खुश नहीं है। इसी मद्देनज़र कई बार ऐसा लगा भी कि वो बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर आपने देखा लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आए। इसके बाद आपने देखा कि ये तक कहते हैं कि भाई अगर मुझे कोई संविधान पे आँच आएगी या आरक्षण पे आँच आएगा तो मैं अपने पद को छोड़ने में 2 मिनट का वक्त भी नहीं लगाऊंगा। तो इस तरह की तमाम जो बयानबाजी वो कर रहे हैं उसके मायने राहुल यही निकल के आते हैं कि यहाँ पर वो अपने आप को ज़्यादा मजबूत नेता कहीं ना कहीं साबित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको याद होगा कि जब बीजेपी ने उनको 5 सीटें नहीं दी थी, उससे पहले उन्होंने कहा था कि चिराग जहां भी जलेगा वहां रोशनी करता हुआ नजर आएगा। ये तमाम जो बातें थी ये बताती थी कि जो चिराग पासवान है, क्योंकि उस समय इंडिया गठबंधन से भी उनको ऑफर था, उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटें मिल रही थी, लेकिन बीजेपी ने उनको मनाया कि भाई 5 सीटें हम आपको दे रहे हैं। इसके बाद वो बीजेपी की तरफ से कहे कि जो गठबंधन बना उसमें चुनाव लड़ते हुए नजर आए और 5 की 5 सीटें उनको मिली भी। अब यहाँ से वो ये सोच रहे हैं कि भाई मेरी हैसियत जो है, मेरी जो कह सकते हैं पॉलिटिकल पैठ जो है वो बहुत
मजबूत हो गई है, इसका फ़ायदा मुझे मिलना चाहिए। इसी के बाद वो झारखंड में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात करते हैं और बिहार में भी विधानसभा चुनावों के लिए अभी से माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो दूरगामी सोच होती है उसको कहीं ना कहीं सामने रखते हुए चिराग पासवान अब बहुत दूर तक देख पा रहे हैं कि अगर मुझे अपने आप को बेहतर बनाना तो बीजेपी के साए से मुझे हटना पड़ेगा, अपनी जो पहचान है, अपना जो कद है वो खुद बनाना पड़ेगा। इसीलिए ना सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि बिहार के अलावा चाहे वो झारखंड है, उत्तर प्रदेश है या और कुछ और राज्य भी हो सकते हैं, वहाँ पर अपनी जो पार्टी की मजबूती है वो बनाने में लगे हुए हैं। चिराग पासवान क्या अपनी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे और एनडीए से अलग होने के बाद क्या चिराग की अगर बात करें जो रोशनी है वो इसी तरीके से बरकरार रहेगी या चिराग बुझ जाएगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।